नमस्कार साथियों। आज अपन लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने संसद के बारे में जो सामान्य जानकारी थी, लोकसभा और राज्यसभा सदन है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, वो कौन सा भारत शासन अधिनियम है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया था? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम से पहले भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रचलन भी नहीं था। ब्रिटिश भारत में पहली बार जो द्विसदनीय व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, वो भी 1919 के अधिनियम में आई थी, जिसके तहत केंद्रीय विधान परिषद उसको दो भागों में बांट दिया गया था, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। यहाँ पे दोस्तों, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उसके रूप में इसका पदनाम डिप्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट रखा गया था। अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा गया था और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया था। 1921 में ये व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। 1919 के अधिनियम के तहत उपबंध किया गया था, लेकिन ये व्यवस्था अस्तित्व में कब आई? तब आपका आंसर आएगा 1921 में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1919 का एकमात्र ऐसा अधिनियम था जो कि 2 वर्ष बाद में लागू हुआ था। तो 1921 में अस्तित्व में आया था। और 1921 में जैसे अस्तित्व में आया, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सर फ्रेडरिक वाइट को। तो केंद्रीय विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष बना था, प्रथम प्रेसिडेंट बना था, वो था सर फ्रेडरिक वाइट। और केंद्रीय विधानसभा का प्रथम जो डिप्टी प्रेसिडेंट बना था, वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सर फ्रेडरिक वाइट और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखो, यहाँ पे 1925 की भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पहली बार किस भारतीय को केंद्रीय विधानसभा का प्रेसिडेंट बनाया गया था? तब आपका आंसर आएगा विट्ठल भाई जे पटेल। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष बने थे, वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। 1935 के अधिनियम में यहाँ पे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का नाम बदल करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किया गया। हालांकि अस्तित्व में नहीं आया। 1947 तक प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट है, वो इसी रूप, इनका यही पदनाम चलता रहा था। यानी कि यहाँ पे जो नाम बदला गया था 1935 में, इनका वो अस्तित्व में नहीं आया था। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय विधानसभा यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जो लोकसभा का जो अध्यक्ष बना था, वो कौन बना था? जीवी मावलनकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत श्यानम अयंगर। तो 17 नवंबर 1947 को पहली बार केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो जीवी मावलनकर, और उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत श्यानम अयंगर। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में असुमेलित को छाटिए, यानी इनमें से आपको जो असुमेलित लग रहा है उसको अलग करना है। तो देखिए, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलनकर था, ये बिल्कुल राइट है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत श्यानम अयंगर थे, ये भी बिल्कुल राइट है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि कोटा से हैं और दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा का उपाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। दोस्तों, यहाँ पे 17वीं लोकसभा का उपाध्यक्ष अभी तक निर्वाचित नहीं हुआ है, और अधीर रंजन चौधरी जो है वो यहाँ पे विपक्ष का नेता है, न कि लोकसभा का उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पे आपका कथन क्या है? असुमेलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे 2 व्यक्ति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। अब वो 2 कौन कौन है? एक तो गणेश वासुदेव मावलनकर, और दूसरे कौन से हैं? GM बालयोगी। PM सईद की बात करें तो PM सईद लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे, ये क्या थे? उपाध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपसे पूछा कि नहीं हुई थी, तो नहीं हुई थी PM सईद। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद पर, अब तक कितनी महिला लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हुई हैं? तो दोस्तों, अब तक लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 महिला निर्वाचित हो चुकी हैं, और जो पहली महिला निर्वाचित हुई थी वो यहाँ पे 2009 में मीरा कुमार, 2009 में मीरा कुमार। और वो कौन सी लोकसभा थी? 14वीं लोकसभा, सॉरी 15वीं लोकसभा थी। और 15वीं लोकसभा के लिए पहली बार
मीरा कुमार यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी। उसके बाद 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में सुमित्रा महाजन निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पे 2 महिला अभी तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं और उपाध्यक्ष अभी तक भी कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2-0। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा से यह सहमति हुई थी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होगा और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल का होगा। तो दोस्तों हम आज भी देख रहे हैं, जैसे अभी 17वीं लोकसभा में तो उपाध्यक्ष नहीं है, और 16वीं लोकसभा में जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो एम थम्बी दुरई बनाए गए थे, जो कि AIADM के पार्टी के थे, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के थे। तो वो विपक्ष के थे, जबकि सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, और बीजेपी की सुमित्रा महाजन वहाँ पे की थी, अध्यक्ष थी। तो ये जो सहमति हुई थी ये 11वीं लोकसभा में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा से सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होगा और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होगा। इससे पहले 10वीं लोकसभा तक यही चलता आ रहा था कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे दोनों क्या होंगे? सत्ताधारी दल के होंगे। तो यहाँ पे मुख्य विपक्षी जो दल है इसको जो प्रतिनिधित्व दिया गया था उपाध्यक्ष के रूप में, ये 11वीं लोकसभा से दिया गया है। AIADM के की अभी हमने बात की एम थम्बी दुरई की। एम थम्बी दुरई एक वो ऐसे लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं जो 2 बार लोकसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। एक तो 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी उस समय भी ये लोकसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में पहली बार, तब ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में क्या किए गए थे? निर्वाचित किए गए थे। तो एम थम्बी दुरई एकमात्र ऐसे लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं जो 2 बार लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, 1985 में और 2014 में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रोटेम स्पीकर के बारे में संगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर है उसका संविधान में तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और इसका मुख्य कार्य शपथ दिलवाना होता है। आपको यहाँ पे संगत कथन छांटना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों पहला यहाँ पे है कि प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है, तथा शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। और शपथ किसके रूप में दिलाता है? सदन के सदस्य के रूप में, आर्टिकल 99 के तहत, क्योंकि वो भी सदन का एक सदस्य होता है। तो सदन का जो वरिष्ठ सदस्य होता है सामान्यतः, उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, बिल्कुल सही कथन है आपका। और नई लोकसभा की पहली बैठक में वह पीठासीन अधिकारी होता है, क्योंकि पहली लोकसभा जो नई लोकसभा चुनकर के आती है उसकी जो पहली बैठक होती है, उसकी पहली बैठक से ठीक पहले जो पुरानी लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष है वो अपने पद से त्यागपत्र देता है, और नया लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है। तो उस समय पहली जो बैठक है उसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तब आपका आंसर आएगा प्रोटेम स्पीकर। और उसको वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि स्थायी अध्यक्ष को प्राप्त होती है। तो ये भी आपका राइट कथन है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है, बिल्कुल, यानी कि इसका जो कार्य है राष्ट्रपति की शपथ समारोह जो कार्यक्रम है उसमें सहायता करवाना होता है, और ये सदन के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी मदद करता है। ये भी आपका सही कथन है। प्रोटेम स्पीकर के पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अनिवार्य है। क्योंकि नियुक्ति अनिवार्य क्यों है? क्योंकि नई लोकसभा के बाद जो पहली बैठक होगी वो बिना अध्यक्ष से, बिना पीठासीन अधिकारी के संभव नहीं हो सकती है, तो इसीलिए वहाँ पे इसकी नियुक्ति करना अनिवार्य है, लेकिन इसका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो ये भी आपका राइट कथन है। 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर आप जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं जो 7वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं। दोस्तों यहाँ पे 7वीं बार ये लोकसभा में पहुंचे हैं, और 7वीं बार जो लगातार लोकसभा में पहुंचे हैं, आप जानते हैं कि ये 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं 4 बार तो ये लगातार कहाँ से? सागर मध्य प्रदेश से, और ये 3 बार टिक्कमगढ़ से, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के लिए। तो ये मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं। तो ये आपके सारे के सारे जो कथन है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का प्रावधान असंगत है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का प्रावधान असंगत है, यानी वो मेल नहीं खा रहा है? तो देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि
जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका उल्लेख आर्टिकल 93 से लेकर के 96 तक इनका क्या है, उल्लेख है। जबकि राज्यसभा के पदाधिकारी को हम 89 से 92 तक पढ़ते हैं और 97 में इनको कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि 97 में चाहे लोकसभा का पदाधिकारी हो चाहे राज्यसभा का हो, उनके वेतन भत्तों का क्या है, उल्लेख है। तो दोस्तों आर्टिकल 93 में ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद का प्रावधान है वो कौन सा आर्टिकल करता है, 93 करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 94, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति का उल्लेख करता है कि इनका पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल आपका संगत कथन है। दोस्तों यहाँ पे इनका पद रिक्त कैसे हो सकता है, स्थायी रूप से भी हो सकता है और अस्थायी रूप से भी हो सकता है। तो स्थायी पद रिक्ति कब होगी, या तो इनकी डेथ हो जाए, या तो इनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर ये रिजॉइन कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, इनका रेजिग्नेशन हो जाता है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल बनता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा। तब आपका आंसर आएगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना होता है तो वो किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। इन दोनों के मध्य एक रिवर्स इलेक्शन होती है। तो त्याग पत्र से इनका पद रिक्त हो सकता है, या फिर इनको एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाए। हालांकि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उनका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इनको जो रिमूवल प्रोसेस है उसके माध्यम से इसका पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तो तीन कारण है जिनके कारण इनकी स्थायी पद रिक्ति हो सकती है। या तो इनकी मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या फिर इनको हटा दिया जाए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सी, आर्टिकल 95 में जब पद रिक्ति हो जाएगी तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्थायी पद रिक्ति होगी तब तो पीठासीन अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लोकसभा के किसी एक सदस्य को। लेकिन अगर इनकी रिक्ति अस्थायी है, अस्थायी का मतलब या तो वो किसी कारणवश कार्य करने में असक्षम है, या कहीं घूमने गया हुआ है बाहर, या बीमार है, किसी भी कारणवश, यानी कि वो अभी है पद पे लेकिन वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है सदन में, तो वो उसको अस्थायी पद रिक्ति कहते हैं। तो उस दौरान लोकसभा के सदस्य ही अपने में से किसी भी एक सदस्य को लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या कर लेते हैं, नियुक्त कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 95 भी आपका करेक्ट है। देखो पीठासीन अधिकारी के क्या कर्तव्य है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी हम कहते हैं किसको हैं, सदन के तात्कालिक अध्यक्ष को कहते हैं। जिस समय जो सदन का अध्यक्षता करता है या जिसके नियंत्रण निर्देशन में सदन का संचालन होता है वो सदन का पीठासीन अधिकारी कहलाता है। और उसका प्रमुख कर्तव्य होता है कि सदन में अनुशासन को बनाए रखना और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करवाना होता है। यहाँ तक सही पीठासीन अधिकारी कर्तव्य का उल्लेख है। और निर्णायक मत पर प्रतिबंध, निर्णायक मत पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य यही होता है, क्योंकि सामान्य मतदान की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल निर्णायक मत ही दे सकते हैं। यानी पहली बार किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर जब मतदान होता है तो ये उसमें भाग नहीं लेते हैं। ये जब पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट डल जाते हैं उसके बाद ये निर्णायक मत दे सकते हैं। इनको कोस्टिंग वोट देने का ही पावर होता है। तो ये आपका 96 में जो निर्णायक मत पर प्रतिबंध है ये आपका असंगत है, इसीलिए आप इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है जिनको जो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम से प्राप्त होती हैं, संसदीय परंपराओं से प्राप्त होती हैं, बिल्कुल इन तीनों से प्राप्त होती हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्ति का स्रोत है वो 3 प्रकार का है। उसको भारत के संविधान से भी शक्ति प्राप्त होती है, लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन से प्राप्त होती है और संसदीय परंपराओं से भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में असंगत कथन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपको लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में असंगत कथन है उसको छांटना है। तो देखो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। जिस प्रकार से लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता या सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन लोकसभा सदन का मुख्य प्रवक्ता पूछे तब आपका आंसर क्या आएगा, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। देखो लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ और योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 93 में, तो यह आपका असंगत कथन है। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है एक तो वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है,
और उनकी योग्यताओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य बनता है। तो उनकी योग्यताओं का उल्लेख लोकसभा के सदस्य के रूप में है, जो कि आर्टिकल 84 में है। इसी प्रकार वो शब्द लेता है लोकसभा के सदस्य के रूप में लेता है, उसका भी उल्लेख कहाँ पे, आर्टिकल 99 में। तो 93 में इनके शपथ और योग्यता का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये आपका ये असंगत कथन हो जाएगा। यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल, जो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, किसी जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो उस दौरान संयुक्त अधिवेशन की बैठक राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये भी आपका सही कथन है। वरीयता सूची में इसका 5वां स्थान है, यह आपका रॉन्ग है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है उसका वरीयता सूची में कौन सा नंबर है, 6ठा नंबर है। 6ठे नंबर में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन दोनों का स्थान है 6ठे नंबर। 5वें में तो किसका है, यानी यहाँ पे भूतपूर्व राष्ट्रपति है, उसका यहाँ पे 5वां नंबर होता है वरीयता में। तो ये आपका असंगत हो गया। यह गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। बिल्कुल, इसको स्थगित करने का पावर है, और विशेष परिस्थिति में चाहे तो सदन को भंग भी कर सकता है। तो दोस्तों, सामान्यतः हमने यही पढ़ा है कि लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष भी अगर किसी विशेष उद्देश्य से सदन को बुलाया जा रहा है और सदन में बार बार अगर गणपूर्ति नहीं हो रही है, तो वो सदन को भंग करने का अधिकार भी रखता है, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 के तहत। तो ये भी आपका राइट कथन है। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम और विधि का निर्वहन कर सकता है, उसका प्राथमिक कर्तव्य, जिससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सदन का पूरा नियंत्रण, निर्देशन और जो संचालन होता है वो सदन के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होता है, और वो उसका प्राथमिक कर्तव्य, आप उसको न्यायालय में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही कथन है। तो यहाँ पे देखो असंगत कौन कौन से हो गए, बी और डी, ये 2 असंगत हो गए। इससे नेक्स्ट चलते हैं। इससे नेक्स्ट दोस्तों आपका एफ। तो बी और डी यहाँ पे क्या थे, असंगत थे, बी और डी। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम और विधि आपने देख लिया। लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, न कि संसद के, तो यहाँ पे असंगत है। देखो, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे न, ये गलत है, न की। तो यहाँ पे ये आपका कथन क्या हो गया, असंगत हो गया। सही बात यहाँ पे क्या है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह असंगत है। तो यहाँ पे जी भी क्या हो गया, असंगत हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर उसे अनिवार्य रूप से राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो दे सकता है। ब्रिटेन जैसी यहाँ पे हमारी शवस्त परंपरा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जो सदन का अध्यक्ष होता है वहाँ पे उनका जो निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहाँ पे जो लोकसभा के हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो जैसे चुन लिया जाता है उसको अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारी ऐसी स्वस्थ परंपरा नहीं है कि उसको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, अगर उसकी मर्जी है तो दे सकता है, उसके ऊपर कोई दल बदल कानून नहीं लागू होगा। तो ये भी यहाँ पे आपका असंगत हो जाता है। तो इस प्रकार से बी डी जी एच ये आपके क्या है, असंगत है। तो बी डी जी एच कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। देखिए, कथन फर्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व की सूचना के साथ तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत, यानी कि अपनी तत्कालीन का मतलब उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य संख्या उसके 2/3 बहुमत से उसको हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व उसको लिखित में सूचना देनी पड़ती है। और यहाँ पे ये आपका सही कथन है। इसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी आती है कि यानी कि उपस्थित और मतदान का मतलब ये नहीं कि 10 सदस्य उपस्थित हुए, यानी कम से कम 50 सदस्यों के मध्य वो चर्चा होनी चाहिए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के मध्य चर्चा होना आवश्यक है, 50 सदस्य। लोकसभा के उपाध्यक्ष को 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ तत्कालीन सदस्यों के साधारण बहुमत यानी 50% प्लस 1 से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों को हटाने की प्रक्रिया में कुछ समानता है, दोनों के लिए 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे तत्कालीन सदस्यों का विशेष बहुमत है, यहाँ तो साधारण बहुमत है, 50% प्लस 1 है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दोनों। तो इस प्रकार से आपकी 10 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट होती है। ये लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में मुख्य चर्चा थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।